अपमान के कारण हुए, लेकिन औरंगज़ेब क्या है? क्या औरंगज़ेब केवल एक व्यक्ति है? क्या औरंगज़ेब केवल एक इतिहास में एक मुग़ल एम्परर है? जी नहीं, औरंगज़ेब एक आइडियोलॉजी है, औरंगज़ेब एक नज़रिया है, औरंगज़ेब एक ज़हनियत है। मोदी जी जा रहे हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर एज प्राइम मिनिस्टर, पहली बार जा रहे हैं, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर भारत का पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर जा रहा है। जहां नागपुर की ये घटना हुई है, महाल क्षेत्र बोलते हैं उसको, वो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर से अधिक दूरी पर नहीं है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नागपुर में दंगे हो गए, और नागपुर में दंगे होने का कोई प्रत्यक्ष कारण भी नहीं था, केवल इतना सा था कि एक जुलूस निकल रहा था, वो भी मुख्य सड़कों से, कोई इनके तथाकथित मुस्लिम एरिया से भी नहीं निकल रहा था। लेकिन एक मस्जिद में भीड़ तैयार बैठी थी और तैयारी काफ़ी समय से की हुई थी, और उस तैयारी के हिसाब से बाकायदा अटैक किया गया। और अटैक जुलूस पे ही नहीं किया गया, वहाँ पर जो हिंदुओं के घर थे उन पर किया गया, हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज़ थी, हिंदुओं की गाड़ियाँ थीं, वो अलग से चिन्हित करके रखी हुई थी, उन पर अटैक किया गया। अब आप कहेंगे कि ये संयोग है या प्रयोग है? हमारे भाईजान लोग कहेंगे कि ये तो संयोग है, ये मात्र एक संयोग है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है, ये लोग प्रवोक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको प्रवोक होने का पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, पूरा अख्तियार है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो किसी भी बात पर प्रवोक हो जाए और प्रवोक होके सर तन से जुदा करने लगे। इस बात को कभी भी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता कि भाई ये जो है ये पूरी तरह से एक धर्मांधता है। अच्छा, ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे एक जवान वयोवृद्ध नेता, वो इटर्नल यूथ वाले, अब वयोवृद्ध कह लें उनको या अधेड़ कह लें, क्योंकि वयोवृद्ध यानी जितनी उनकी आयु हो गई है राजनीति में उसके हिसाब से तो वो वयोवृद्ध ही हैं, 20 वर्ष से ऊपर हो गए, लेकिन वैसे यूथ हैं। तो वो कई बार कह चुके हैं कि साहब कि ये केरोसिन फैला हुआ है, सिर्फ माचिस लगानी है, तो वो माचिस जो है वो जगह जगह लगाई जाएगी। इसलिए भी लगाई जाएगी क्योंकि उसके अतिरिक्त और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, कार्य सब कुछ हो रहा है। ये सारा कार्यक्रम आरंभ होता है सुबह, यानी एक गोष्ठी होती है जंतर मंतर पर। उस गोष्ठी में तरह तरह के भाषण दिए जाते हैं, जो कि यदि देखा जाए तो जो नई धारा जो लगाई गई है देशद्रोह वाली, उसके अंतर्गत आ सकते हैं यदि लगाई जाए ठीक से तो। और मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि यही भाषण काशी में, लखनऊ में, गाज़ियाबाद में, एनसीआर में दिया गया होता तो संभवतः लग भी जाती। तो ये एक प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर भी खड़ा करता है कि भाई हमारी अंततः राष्ट्रीय प्रतिबद्धता क्या है? क्या हम दंगों के जो मूल कारण है उस पर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि एक बड़ा एक मैं कहूँ कि एक खासियत है, बिल्कुल एक जिसको कहूँ कि एक खुसूसी नुस्खा है इस्लाम के पास। वो अपने आप को पीसफुल कहता है, और ना केवल अपने आप को पीसफुल कहता है कि साहब कि इस्लाम तो काइंडनेस का मजहब है। और ये बात जो है उसने ग्रॉक जैसे जो एआई टूल्स हैं उस तक इन्फिल्ट्रेट करके उसमें भी भर दी है। आप ग्रॉक को पूछोगे तो वो यही कहेगा कि साहब इस्लाम तो कंपैशन और काइंडनेस बताता है। और उसको यदि आप बताओगे कि साहब कि ये देखिए ये जिहाद की वर्स है, 176 वर्सेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट जिहाद और क़िताल की बात करती हैं, तो वो कहेगा नहीं नहीं इसमें सब में कॉन्टेक्स्ट आता है। अच्छा, जब आप उसको हदीस का कॉन्टेक्स्ट बताओगे तो कह देगा नहीं नहीं ये हदीस जो है वो उस समय की थी। देखिए मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं ना कि इनका वो कोई मतलब नहीं है। हर तरफ से वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है, इसीलिए उनको शांति दूत भी कहते हैं। लेकिन जब आप उसको मैच करेंगे रियलिटी से, जब आप उसको मैच करेंगे एम्पिरिकल एविडेंस से, तो आपको सच में पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये वही है
जिहाद is a state of permanent war till the entire world has been converted to Islam। ये परमानेंट वॉर की स्टेट है। तो इस परमानेंट वॉर में अंततः उद्देश्य क्या है? वो अंततः उद्देश्य वो है जो सूरत अल-अनफाल की 39th वर्स यानी 8.39 में कहा गया है, और भी अन्य वर्सेस हैं जिनमें कहा गया है, और वो ये है कि साहब वॉर टिल द एंटायर वर्ल्ड इज कन्वर्टेड टू इस्लाम। उसके और भी कारण हैं, वो अभी हम थियोलॉजी में नहीं जाते, लेकिन इसको लेके लगातार जो है वो कार्य होते रहते हैं। और ये जो दंगों का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो उसी से मोटिवेटेड है। वर्च्यू सिग्नलिंग होती है। वर्च्यू सिग्नलिंग कहाँ से होती है? जंतर मंतर से होती है। एक्सक्यूज़ क्या है कि साहब वक्फ में हमारे अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि 2013 में वक्फ को ऐसे असीमित अधिकार दे दिए गए थे जिसके कारण वक्फ जो है वो असीमित भूमि का मालिक बनता जा रहा था। वो जो 2013 वाले जो अधिकार दिए गए थे वो वापस लिए जा रहे हैं, ये नहीं बताया। और पैसा बहुत है, वो पैसा इतना बन गया है, उसके लिए भी हमारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वही उसके लिए उत्तरदायी, उन्हीं का दायित्व तो बनता है कि साहब कि किस तरह से इनको इतना पैसा इकट्ठा कर लेने दिया गया। जो मेन इंस्ट्रूमेंट था वक्फ वाले तकरीर का, वो दारुल उलूम देवबंद में स्थापित जमीयतुल उलमा हिंद, वो जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी, उनके भतीजे महमूद मदनी, इनका जो देवबंद फ़िरका है ये पूरे विश्व में आतंकवाद की और आतंकवादियों की फैक्ट्री माना जाता है। लेकिन भारत में इसको आतंकवाद और आतंकवादी बनाने के पूरे अधिकार आर्टिकल 19 के तहत दिए हुए हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत इनको यह अधिकार है कि यह आतंकवाद की भाषा बोले और आतंकवादी बनाएं। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि भाई दंगे जो हैं वो आप कह सकते हैं कि औरंगज़ेब के अपमान के कारण हुए, लेकिन औरंगज़ेब क्या है? क्या औरंगज़ेब केवल एक व्यक्ति है? क्या औरंगज़ेब केवल एक इतिहास में एक मुग़ल एम्परर है? जी नहीं। औरंगज़ेब एक आइडियोलॉजी है, औरंगज़ेब एक नज़रिया है, औरंगज़ेब एक जहनियत है, एक विचारधारा है औरंगज़ेब। और उस विचारधारा को पोषित करने वाले लोग जो हैं वो औरंगज़ेब के नाम से वही सारे कार्य करेंगे जिसके लिए औरंगज़ेब जाना जाता है। ये इसकी जड़ है, और इस जड़ को हम कभी पकड़ना नहीं चाहते। हम दो चार पत्तियां इसकी जो है वो तोड़ के और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, ये कह के कि साहब देखिए ये जो पत्ती जो है ये अपनी बाउंड्री बांध के और दूसरे के घर में जो जा रही थी, ये एक डाल जो है इसको हमने छांट दिया। फिर डाल छांटने से नहीं होता, आपको इस आइडियोलॉजी को हेड ऑन लेना होगा। जो बहाने बताए जाते हैं और जो कहा जाता है कि साहब कि नहीं ये तो हमारा बड़ा ही शांतिपूर्ण मजहब है। देखिए ग्रॉक भी यही कह रहा है। क्योंकि ग्रॉक को यही पढ़ाया गया है, विकीपीडिया भी यही कह रही है, क्योंकि विकीपीडिया को भी यही पढ़ाया गया है। यानी कि कतर फंडेड एकेडमिक्स, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सारे के सारे इसी में लगे हुए हैं कि भाई जो हरकतें हैं, असली हरकतें हैं, जो जिहाद है, उसको छुपा के चला जा सके, उसके ऊपर बुर्का डाल के काम किया जा सके। यानी बुर्का काम ही इसी में आता है कि साहब के बुर्के के पीछे से कोई भी आप क्राइम कर लीजिए, और यदि बुर्के को उठा के देखने का प्रयास किया गया तो ये कहा जाएगा कि साहब देखिए हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है। नागपुर में
मोदी जी जा रहे हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर। एज प्राइम मिनिस्टर पहली बार जा रहे हैं और कोई भी प्राइम मिनिस्टर भारत का पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर जा रहा है। जहां नागपुर की ये घटना हुई है, महाल क्षेत्र बोलते हैं उसको, वो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर से अधिक दूरी पर नहीं है। इसलिए भाई ये किसी भी तरह से संयोग नहीं कहा जा सकता, यह पूरी तरह से प्रयोग है। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये पता है, उनको पहले से ये पता चल चुका था, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये कार्यक्रम जो था वो फाइनल हुआ था और ये पता था कि भाई प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जाएंगे। और यदि प्रधानमंत्री जी जाएंगे भाई तो वहाँ पर फिर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो फिर बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा मैसेज जाएगा। और जो औरंगज़ेब हैं, औरंगज़ेब मतलब वो आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, उनको ऐसा लगेगा कि साहब कि हाँ बड़ा अच्छा हो गया। अब एक तरफ औरंगज़ेब वाली आइडियोलॉजी, विचारधारा, मानसिकता है और दूसरी तरफ योगी जी वाली विचारधारा, मानसिकता है जो औरंगज़ेब को जड़ से समाप्त कर देती है। इन दोनों में हमें चुनाव तो करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।